कुलम्स लॉ के अंदर हमने पढ़ने हैं कि भाई कुलम्स लॉ किस लिए आप यूज़ कर रहे हो, उसके एडवांटेज क्या हैं। और अगर मीडियम की बात करें दो चार्जेस के दरमियान, तो मीडियम के ऊपर कुलम्स फोर्स कैसे वेरी करती हैं, ये चीज़ भी हमने स्टडी करना है। इसी तरह से जो कुलम्स फोर्स हैं, या वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करती है या नहीं करती है, इसको भी हमने स्टडी करना है इस टॉपिक के अंदर। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो इस टॉपिक पे हमने स्टडी करने हैं। कुलम्स लॉ के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से। इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से हमने स्टडी करना है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस गिवन हो तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है। इसी तरह से अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हो, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती हैं। टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हो, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है, इसको हमने स्टडी करना है यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हैं, लेकिन वो तो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी हो जाएंगे, वो टॉपिक में शुमार नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने क्या स्टडी करना है कि सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे पोटेंशियल क्या है, यूनिट्स क्या है। ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद हम ये पढ़ेंगे कि हाउ द पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज वेरीज। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कैसे वेरी करता है, या वो आर के साथ वेरी करता है, या 1/r के साथ वेरी करता है, या 1/r² के साथ वेरी करता है। तो इस चीज़ को हमने स्टडी करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक में। यहाँ से दो चीज़ें आएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन आएगी, और एंड सो ऑन। उसके बाद होगा नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द कैपेसिटर, कि अगर टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको गिवन हो तो उसमें एनर्जी स्टोर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चार्ज स्टोर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ना है कि चार्जिंग एंड डिसचार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कैसे होती हैं, ये हमने स्टडी करना है। और ये स्टडी करने के बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। सही है, यहाँ पे सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन तो नहीं है, सिलेबस के अंदर नहीं है सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन। लेकिन हम जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे तो जब मैं रेजिस्टर्स की सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन सिखाऊंगा तो आपको कैपेसिटर की भी सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। बात समझ आ गई। यहाँ तक आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हमारा जिन लेक्चर्स का इरादा है कंप्लीट करने का, वो है यहाँ तक कंप्लीट करना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक कंप्लीट करने का इरादा है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट लेते हैं। ज़रा बताएं कि चार्ज क्या होता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो। चार्ज के हवाले से आप जानते हैं कि ये वो प्रॉपर्टी है जिससे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स अट्रैक्शन या रिपल्शन की खासियत रखती हैं। बेसिकली चार्ज इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ गिवन बाय बर्थ टू इट इज़ नोन एज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। जिस तरह से आप जानते हैं कि चार्जेस पे साइन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं, रिपल्शन होती है, अट्रैक्शन क्यों होती है, किस लिए होती है, दैट इज़ ऑल अबाउट द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उसके ऊपर मास कैसे इफ़ेक्ट होता है। अब इस बात को सुनो, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और दूसरे अल्फाज में अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो इन बातों को ज़रा सीख लें। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर इलेक्ट्रॉन में लॉस हो जाए, कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे, तो उस वक्त हमेशा एक बात याद रखें कि जो आपके पास आयन बनता है पॉजिटिव आयन, द मास ऑफ द पॉजिटिव आयन इज स्मॉलर देन द मास ऑफ द न्यूट्रल एटम। आ रही बात में क्यों नहीं आ रही? अगर कोई न्यूट्रल एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उसकी मास क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव आयन बन जाता है ना, उसकी मास डिक्रीज़ हो जाएगी, उसकी मास कम हो जाएगी। इसमें कोई इशू तो नहीं है, तो इस बात को याद रखें। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में फिर इसका उलट होगा कि मास ऑफ द नेगेटिव आयन इज़ ग्रेटर देन द मास ऑफ द न्यूट्रल एटम, ये उससे जो है वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, चार्ज हैज़ different properties. Charge can produce the electric field, magnetic field and electromagnetic field, which are known as the electromagnetic
रेडिएशंस। समझ आ रही कि नहीं आ रही? चार्ज क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस कर सकता है? बोलो यार। कैन प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। चले मैं आसान अल्फाज में लिखूँ, ई को प्रोड्यूस कर सकता है, बी को प्रोड्यूस कर सकता है, और इसी तरह से ई बी दोनों फील्ड्स को भी क्या कर सकता है? प्रोड्यूस कर सकता है। ये बात आपने याद रखनी है। सही भाई, मैं सारी चीज़ें डिटेल में नहीं लिखवा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूँ, मैग्नेटिक फील्ड लिखूँ, बस अभी आप लोग माशाल्लाह होशियार होते जा रहे हो। तो जो जो आप एडवांस होते जाएंगे मैं भी आपको थोड़ा सा एडवांस पढ़ाता जाऊंगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कब प्रोड्यूस करेगी चार्ज, मैग्नेटिक कब करेगी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कब प्रोड्यूस करेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर कई बार MCQs के अंदर आ चुका है, ये बात याद रखो। तो इसको सुनो ज़रा। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई चार्ज है, कोई भी चार्ज हो सकता है, सिर्फ मैंने इसको इस तरह से पॉजिटिव से शो किया है, कोई भी चार्ज हो सकता है। इफ़ देयर इज़ अ चार्ज पार्टिकल, चलिए इसको मैं हटा दो, इसलिए आप परेशान हो जाएं कि पॉजिटिव क्यों लिखा, नेगेटिव क्यों नहीं लिखा। फॉर एग्जांपल कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, उसकी वेलोसिटी क्या हो? ज़ीरो हो। तो अगर वेलोसिटी ज़ीरो है यानी वो एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, उसकी एक्सेलरेशन क्या है? बोलो। वेरी गुड। तो उस वक्त याद चार्ज रेस्ट में है, इसको कहते हैं द चार्ज इज एट रेस्ट, एक्सेलरेशन भी क्या है? ज़ीरो है। सो बी रिमेंबर देन द फील्ड प्रोड्यूस अराउंड दिस चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन सच फील्ड इज नोन एज द ई फील्ड। तब इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ई फील्ड का नाम देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई चार्ज पार्टिकल है दैट मूव्स विद वी कांस्टेंट स्पीड, अगर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है, कांस्टेंट स्पीड के साथ फिर मूव करने का वही मतलब हुआ कि चेंज इन वेलोसिटी क्या हुई? ज़ीरो हुई। व्हेन द चेंज इन वेलोसिटी इज ज़ीरो द एक्सेलरेशन इज अगेन ज़ीरो। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है? सो दैट इज़ वाई सच चार्ज प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा चार्ज किस चीज़ को प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। द थर्ड वन इज इफ द चार्ज मूव्स बट द मोशन इज नॉट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नहीं है बल्कि किस वेलोसिटी के साथ है? वेरिएबल वेलोसिटी के साथ है। तो फिर उस वक्त याद रखें देन एक्सेलरेशन इज नो मोर ज़ीरो, तब एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होता है। इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि द चार्ज एक्सेलरेट्स। चार्ज क्या होता है? एक्सेलरेट्स होता है। ये MCQs में अगर आए, इफ अ चार्ज एक्सेलरेट्स देन द फील्ड प्रोड्यूस अराउंड दैट चार्ज इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तब उसको क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। आप लोगों ने उसके लिए लफ्ज़ सुना हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैंने आपको बहुत एटॉमिक मॉडल में केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट में मुझे भी याद है मैंने पढ़ाया था कि जब कोई चार्ज एक्सेलरेट होता है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है, तो उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। आ रही ना बात समझ में? तो ये बात याद रखें। तो इस तरह से सिचुएशन अगर आए देन बी रिमेंबर आपके पास क्या होगा? ई बी फील्ड पैदा होगी, या जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी इसको कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कह सकते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है? चार्ज के हवाले से मज़ीद पॉइंट्स अगर हम देखें तो वो ये है कि चार्ज की मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, जिसको आपने याद रखना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। चार्ज इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू वेज, दो तरीक़ों से ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तरीका नंबर एक हमारे पास क्या है? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती हैं, और तरीका नंबर दो हमारे पास क्या कहलाती हैं? कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहलाती है। नाम सुना इसका? कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ये कॉन्टीन्यूअस ऐसे नहीं, आप कुछ और समझिए, बस आपको समझ आ रहा है ना? तो कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, किसी के पास तस्बीह है कि नहीं है मैं समझा सकूं? नहीं तस्बीह? चले खैर है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है? कि चार्ज इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। क्या हो? चार्ज इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन हो। फॉर एग्जांपल इस तरह से एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज फॉर एग्जांपल इधर है, एक चार्ज यहाँ पर है, Q3 एंड सो ऑन। इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बन जाता है। तस्बीह का हर दाना अलग अलग हो। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? हर दाना क्या हो?
बाज़ औक़ात जब आप टाइम पास करते हैं, तस्बीह पे आप लोग भी तो माशाल्लाह जब पढ़ते हो तो पता है, तो उस वक्त जब आप टाइम पास वगैरह करते हैं तो क्या करते हैं, हर तस्बीह को अलग अलग कर लेते हैं। तो ये जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है इसे क्या कहा जाता है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लेकिन अगर सबको एक साथ इकट्ठे करो, देन दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नोन एज द कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ये पॉइंट समझ आ रहे कि नहीं आ रहे, इसमें कोई इशू तो नहीं है। तो ये आपके पास क्या कहलाता है कि कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फिर 3 तरह से होता है। जिस तरह से आप लोग जानते हैं, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले है, बताओ ज़रा, इधर देखो ज़रा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई लाइन है या ये फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो देन दिस कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ विच चार्ज डेंसिटी। वेल डन। लीनियर चार्ज डेंसिटी से स्टडी करते हैं ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय लेमडा, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? एंड इट्स यूनिट इज कूलम डिवाइडेड बाय मीटर, वेयर कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इस बात को याद रखें। इसी तरह से ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इस तरह से हो, बल्कि एक रिंग अगर हो जो दरमियान से खाली हो, सरफेस ना हो, रिंग जिस तरह से ये आपके पास है, अगर फॉर एग्जांपल ये कोई रिंग है, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो देन दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन आल्सो बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तब उसको भी किस चीज़ से स्टडी कर सकते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी से स्टडी कर सकते हैं। क्यों? एक वायर से आप क्या बना सकते हो? रिंग बना सकते हो ना, क्यों नहीं? रिंग से दोबारा क्या बना सकते हो? वायर बना सकते हो। तो इस बात को याद रखो, इसी वजह से ये इन दोनों में जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल इसी तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट एरिया, मींस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एन एरिया। कोई चार्ज हो वो डिस्ट्रीब्यूट हो किस चीज़ पे? एरिया पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये नोटबुक का पेज है, इस पे चार्जेस क्या हो गए हैं? डिस्ट्रीब्यूट हो गए। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास नोटबुक है, तो अगर यहाँ पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, फॉर एग्जाम्पल चले छोड़, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, या कोई नेगेटिव चार्जेस वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो इस सरफेस के ऊपर, देन सच चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज द सरफेस। फॉर एग्जांपल इस तरह से हो, चले मार्कर की सही भी ख़त्म होगी फिर इस तरह से, तो इस तरह से कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हो, इधर हो उधर हो, ये सारे तमाम के तमाम क्या कहलाता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी से आप स्टडी कर सकते हैं। सो द चार्ज दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू दैट एरिया कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड देन वी हैव रो विच इज कॉल्ड द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज डिफाइंड एज द चार्ज विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू एनी वॉल्यूम, जो किसी भी वॉल्यूम पे क्या हो गए हो? डिस्ट्रीब्यूट हो गए हो। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? फुटबॉल स्फेयर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास फुटबॉल है, उस पर जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, दैट डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द वॉल्यूम ऑफ द फुटबॉल कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। Is it fine? Any question regarding charge? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ के हवाले से। तो ज़रा पढ़ते हैं कूलम्स लॉ क्या होता है, कैसे होता है, इसको ज़रा स्टडी करते हैं। कोई भी सवाल है तो पूछ ले। जी भाई, ये चीज़ें मैंने आपको जल्दी जल्दी बताया ताकि बस आप MCQs के लिए याद रखें, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इस वजह से भी आपको बता दें। चलें, कूलम्स लॉ क्या है ये तो आप लोग जानते हैं, बचपन में काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हैं। एक बार मैट्रिक में पढ़ते, फिर FSC में पढ़ते, फिर अभी आप लोग थक गए हैं, पढ़ के थक गए हों, लिहाजा ज़्यादा बेस मुबाहिसा मुझे भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। कूलम्स लॉ क्या होता है? कूलम्स ने सबसे पहले क्या काम किया था? चलिए आज स्टार्ट लेते हैं। कूलम्स ने क्या किया था? उससे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताया था कि दो चार्जेस आपस में कितना फोर्स लगाते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अगर हैं तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है, नेगेटिव पॉजिटिव कितना फोर्स लगाता है। चूँकि हम जानते हैं सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट नहीं बल्कि रिपेल करते हैं, और डिसिमिलर चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो अब सवाल ये है कि कितना फोर्स लगाएंगे अट्रैक्ट करने में और कितना फोर्स लगाएंगे रिपेल करने में। सो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ द कूलम्स लॉ। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि कूलम्स लॉ हमें क्या बताता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताता है, बल्कि मैं ऐसे लिखूँ, सो इट टेल्स अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये बात सही है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में हमें बताता है, बजाय इसके कि मैं पूरा सेंटेंस लिखूँ। तो यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है। अब सवाल है कैसे बताता है, तो कैसे के लिए हम यहाँ पे खूबसूरत सा डायग्राम ड्रा करेंगे। आप लोग जानते हैं व्हाट इज दिस? This is a point. Coulomb's law is valid for the point particles, for point charges. Point charges are those charges which are very small as compared to the size between them.
सॉरी एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, जिनकी साइज़ इतनी स्मॉल हो बनिस्बत उनके फासले के, यानी उनके दरमियान फासला ज़्यादा हो लेकिन उनका साइज़ क्या हो, छोटा हो। कितना साइज़ छोटा हो, इतना साइज़ छोटा हो कि ग्रेविटी की फोर्स को हम उसके लिए क्या कर लेते हैं, निगलेक्ट कर लेते हैं। ये बात समझ आ गई कि नहीं? तो इस बात को याद रखें। तो मैं ये कह रहा था कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो कूलम्स लॉ है, दिस इज़ फॉर पॉइंट चार्जेस, ये पॉइंट चार्जेस के लिए हैं। ये बात भी आप लोग माशाल्लाह जानते हैं, खुशी की बात है। तो पॉइंट चार्जेस है, एक पॉइंट चार्ज लेट्स से Q1 है और दूसरा पॉइंट चार्ज क्या है, Q2 है। लेट्स कंसिडर बोथ चार्जेस आर फॉर, लेट्स कंसिडर बोथ चार्जेस आर द पॉजिटिव चार्जेस, दोनों चार्जेस क्या हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो आप लोग मुझे बताएं ये Q1 किस पे फोर्स लगाएगा, Q2 पे, और Q2 किस पे फोर्स लगाएगा, Q1 पे फोर्स लगाएगा। अब द फोर्स एक्ट्स थ्रू द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द चार्जेस, ये बात याद रखो, द फोर्स एक्ट्स थ्रू द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द चार्जेस। समझ आ रही कि नहीं आ रही? लाइन ज्वाइनिंग पे फोर्स एक्ट करती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर Q1 फोर्स लगा रहे किस पे, अब जरा गौर के साथ देखो ये किस तरह से लगा रहे हैं। ये देखिए लाइन ज्वाइनिंग ये है ना, ये पूरा लाइन ज्वाइनिंग है, ये फोर्स लगाते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं F1/2, और 2 जो 1 पे लगाते हैं वो ये वाला फोर्स है। देखिए ज़रा, ये इसको कहा जाता है F2/1। मैं जो कह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द फोर्स एक्ट्स थ्रू द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द चार्जेस, फोर्स एक्ट करता है लाइन ज्वाइनिंग पे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हमेशा फोर्स कैसे लगेगी, लाइन ज्वाइनिंग पे। यानी ये फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करें तो ऐसे अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे नहीं है कि दे और फिर ऐसे करीब। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, स्विंग इधर नहीं चलता है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है? अच्छा मुझे बताएं, ये चार्जेस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करें या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ? क्यों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बी रिमेंबर, इसको याद रखने से नहीं कि आप इन चीज़ों के आगोश में चले जाएं। तो चले खैर बार के, तो मैं ये कह रहा था कि जो आपके पास फोर्स हैं F एक्ट्स कहाँ पे एक्ट करता है, क्योंकि इस पर अभी MCQs आएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, कौन सी लाइन ज्वाइनिंग, एक्टिंग, बस इस तरह से नहीं लिखो, F एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस, आसान लिखो, कोई इशू तो नहीं इसमें। चले सवाल है, अब हम कूलम्स लॉ की तरफ आते हैं। कूलम्स लॉ ये कहता है कि द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द चार्जेस या बिटवीन द चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू या इज डिपेंडेंट टू व्हाट, बोलो, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अरे बस समझ के नहीं, कोई मसला तो नहीं है। तो ये बात याद रखो, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मीन्स अगर आप डिस्टेंस को ज़्यादा करेंगे तो कूलम्स फोर्स क्या हो जाएगा, ना लिखो, डिस्टेंस को ज़्यादा करो तो कूलम्स फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा होने के बजाय कम हो जाएगा, और अगर डिस्टेंस को कम करो तो कूलम्स फोर्स क्या हो जाएगा, कम होने के बजाय ज़्यादा हो जाएगा। इसमें कोई इशू तो नहीं है। तो इस बात को याद रखना है होश व हवस के साथ। एंड जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते हैं तो कूलम्स बाबा ने एक कांस्टेंट लगाया था, दैट इज़ नोन एज द के, इसको क्या नाम देते हैं, के कहते हैं। व्हाट इज़ के, के इज़ द कूलम्स कांस्टेंट, के को हम लोग क्या नाम देते हैं, कूलम्स कांस्टेंट का नाम देते हैं। खैर के का भी ज़रा डिस्कस करते हैं, लेकिन के से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसका भी डिस्कस करने हैं। इस फार्मूले से क्लियर कट दिखाई दे रहा है, गौर के साथ देखो। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन रिजल्ट दैट F is proportional to the magnitude of Q1 and Q2। Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड पे F क्या करता है, डिपेंड करता है। ये चीज़ याद रखना है, दोनों के प्रोपोर्शनल है। हाँ इधर देखो ज़रा, अभी मैं ग्राफ बना रहा हूँ, उस ग्राफ में आपने मेरी मदद करनी है। F इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्क्वायर। अब ये चीज़ें इधर से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। F इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, बट F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 1/r स्क्वायर।
क्यों, मैं इसे क्यों कह रहा हूँ, मुझे एक बात कहने की क्या ज़रूरत पेश आई, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिखाना चाहता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। अब देखो ज़रा, मैं दो ग्राफ्स बना रहा हूँ। एक ग्राफ बना रहा हूँ आर स्क्वायर और एफ के दरमियान, और एक ग्राफ मेरे पास है किसके लिए, 1/r² और किसके दरमियान, एफ के दरमियान। बताओ ये वाला ग्राफ कैसे बनेगा, एफ और r² का स्ट्रेट कैसे बनेगा, नालायको, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है r² के साथ, तो कर्व्ड बनेगा। ये हुआ क्लियर। और यहाँ पे क्या लिखा है, 1/r², उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, तो ग्राफ आपके पास कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो MCQs में ख्याल करना है कि एग्जामिनर ने 1/r² का ऑप्शन दिया है या r² का आपको ऑप्शन दिया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सम पॉइंट्स रिगार्डिंग कूलम्स लॉ। चलिए अभी ज़रा मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं, जल्दी जल्दी देखिए शाबाश। देखते हैं, अगर आपको टू सिचुएशंस गिवन हो, टू कंडीशंस क्वेश्चन में गिवन हो, एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² के, टू सिचुएशंस गिवन हो कि फॉर एग्जांपल अगर आप उनके दरमियान डिस्टेंस को इतना करें और फोर्स उनके दरमियान इतना हो, तो इतना डिस्टेंस करने के बाद फोर्स कितना होगा, समझ आ रही कि नहीं आ रही। या फोर्स पहले वाले फॉर एग्जांपल दो चार्जेस है उनके दरमियान इतना है, और अगर डिस्टेंस इतना हो, अगर डिस्टेंस को हम इतना करें तो फिर फोर्स कितना होगा, या फोर्स को इतना करें फिर डिस्टेंस उनके दरमियान क्या हो जाएगा। तो ऐसे दो कंडीशंस अगर आपको गिवन हो, सो फॉर टू कंडीशंस दिस फार्मूला बिकम्स, ये फार्मूला आप लिख सकते हैं, मैं बल्कि चले यहाँ पे लिख लूँ, F1 डिवाइडेड बाय व्हाट, F2 इक्वल्स टू, जल्दी जल्दी बतावा ना, R2 बाई R1 लिख सकता हूँ क्यों नहीं, लेकिन साथ में क्या लगाऊंगा, स्क्वायर। यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं किसी को, कोई भी इशू नहीं है। चलें अब आते हैं, जो हमने स्टडी किया था कि कूलम्स लॉ हमें बताता है द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द चार्जेस। तो ज़रा देखते हैं इस फार्मूले में हमने एक चीज़ को अभी तक स्टडी नहीं किया है, वो कौन है, के है, विच इज़ नोन है द कूलम्स कांस्टेंट। तो ज़रा इसको ले आते हैं, अब इसको ज़रा पढ़ते हैं। बताया ज़रा, कूलम्स कांस्टेंट जो हमारे पास मौजूद है, विच इज़ आल्सो नोन एज द, बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। बताया ज़रा, जो हमारे पास के हैं वो के, उसकी वैल्यू होती है, के की वैल्यू दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, ये पता है ना सबको। The first one is the value of the k depends upon the system in which the units are measured। जिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आप मेजरमेंट करते हैं उसके ऊपर k की वैल्यू डिपेंड करती है, नंबर एक। नंबर दो, k की वैल्यू डिपेंड करती है द मीडियम दैट इज प्लेस्ड बिटवीन द चार्जेस। इज इट फाइन। सो ज़रा देखिए, हमारे पास जो k की वैल्यू है वो ज़रा देखते हैं किस तरह से वेरी करती हैं। सबसे चलिए मैं दो तरह से डिवाइड करूँ। फर्स्ट वाला मैंने क्या कहा, द वैल्यू ऑफ k डिपेंड्स अपॉन, वेरी गुड, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब आप कहेंगे किस तरह से सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मैं कहूँगा दो तरह से। फॉर एग्जांपल, एक CGS सेंटीमीटर माशाल्लाह सेकंड, वेरी गुड। चले ये बस ये चीज़ें सीखो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके लिए हेल्पफुल होंगे, टेस्ट में ये भी आएंगे कि CGS का क्या मतलब है, सही। और दूसरा क्या है, SI, S stands for सिस्टम, I stands for इंटरनेशनल, वेरी गुड, शाबाश। तो ये कहलाता है सिस्टम इंटरनेशनल। तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। तो सबसे पहले आते हैं CGS। CGS में क्या है कि यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, डाइन होता है। इन CGS सिस्टम द वैल्यू ऑफ K इक्वल्स टू 1। K की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है।
ये सेकेंड ईयर का कोर्स है, इसके साथ बुक लाजमी पढ़नी है, ये बात याद रखो, लाजमी स्टडी करना है। अच्छा खैर, के किस चीज़ के बराबर है? 1 है। किसके लिए? CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर, जिसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड है। अब ज़रा गौर के साथ देखें, जब ये इसके बराबर हुआ तो कूलम्स लॉ कैसे लिखेंगे CGS सिस्टम्स में? के की जगह क्या लगाएंगे? 1। अला बाकी लिखी बाकी चीज़ें, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। बट यहाँ पे क्या लगाना है? डन, ताकि पता चले कि आप इसको, ये जो आपने फार्मूला लिखा है ये किस चीज़ में लिखा है? CGS में। अच्छा ये बताए 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर है? 10 पावर 5 डायन के बराबर है। एंड 1 डायन इक्वल्स टू -5 न्यूटन नालाई को। इसको इधर शिफ्ट करो प्लस से, फिर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, -5। इसमें यहाँ तक इशू तो नहीं है। अच्छा इसकी तरफ आते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। सिस्टम इंटरनेशनल में जो हमारे पास के की वैल्यू है, सर इसको गौर के साथ देखिए, के की वैल्यू ये है, वन ओवर 4 पाई एप्सलॉन, एप्सलॉन जिसे आप लोग नाम देते हो। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? बस इसको यहाँ पे पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। के किधर से आ गया? कूलम्स को। F इक्वल्स टू, के की जगह क्या लगाएंगे? 1 ओवर 4 पाई एप्सलॉन, फिर साथ में Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। व्हाट इज एप्सलॉन? मेजर्ड इन न्यूटन। क्लियर? व्हाट इज एप्सलॉन? वेरी गुड, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्लियर है कि नहीं है? परमिटिविटी कब यूज़ करते हैं? व्हेन द चार्जेस आर एट रेस्ट, जब चार्जेस किस चीज़ में हो? रेस्ट में हो। नाउ दिस एप्सलॉन इक्वल्स टू, दिस